हेलो एवरीवन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, या जिसको हम आयनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं। तो पहले कह रहा है कि हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो बात करें कि हम एक एटम की बात करते हैं, तो कहता है कि एक एटम से उसका इलेक्ट्रॉन मींस लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, ये मान लो आपका एक लिथियम का एटम है। लिथियम में आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहता है कि हमें लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पे भी लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कि हमें कितनी एनर्जी जो चाहिए होती है टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, कि जो लूजली बाउंडेड मींस जो आपकी आउटर मोस्ट शेल में होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। जैसे आपका लिथियम का एटम है, तो लिथियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो कहता है कि उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, 520 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से मैंने एल्युमिनियम की बात की, तो एल्युमिनियम से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और वो एनर्जी कितनी चाहिए होती है, 577 किलो जूल पर मोल। ये था आपका बेसिक सा आयनाइजेशन एनर्जी कि क्या हुई, वो एनर्जी जो हमें मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी सब एटम्स की क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, मींस कौन कौन से फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, उनकी हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है आपका एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस कैसे अफेक्ट करेगा आयनाइजेशन एनर्जी को, आपने वो देखना है। तो कहता है कि जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मींस ये दोनों क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा आपको कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, उनका एटॉमिक रेडियस मींस क्या होगा, ज्यादा होगा। एक चीज ज्यादा दूसरी कम। एटॉमिक रेडियस जिनका ज्यादा होगा कम एनर्जी हमें लगेगी वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसी तरह से हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की क्या होता है, ये आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। और एटॉमिक रेडियस अगर कम होगा तो आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करने के लिए। तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से हम थर्ड फैक्टर की बात करें, शील्डिंग इफेक्ट, या इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, कहता है कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं। मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अब क्या कहता है, उसमें क्या होता है कि जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखेगा अपने साथ, लेकिन ये जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे शील्डिंग का काम करते हैं। सिंपल सा है कि अगर ये इनर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शील्डिंग का काम करेंगे तो न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना टाइटली हेल्प नहीं कर पाएगा। इस कारण हमें कम एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए। सो हम कह सकते हैं कि जिन भी एटम्स में आपका शील्डिंग इफेक्ट होता है वहां पे हमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए होती है, कम चाहिए होती है। मींस ग्रेटर द स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट लेस आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड।
और लास्ट जो आपका फोर्थ है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो आपने जैसे पढ़ा होगा कि कुछ कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। जैसे आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड ऑर्बिटल और जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, ये क्या होते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो कहता है कि जिन भी एटम या एलिमेंट्स की क्या है, हाफ फील्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है। सिंपल, एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी मींस हमें कम एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। रेडियस बड़ा, कम एनर्जी, रेडियस स्मॉल, ज्यादा एनर्जी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस जितना किसी एटम पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए। शील्डिंग इफेक्ट, तो कहता है कि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, उसमें शील्डिंग इफेक्ट होगा, तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, उतनी ही हमें कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कहता है कि कुछ कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स, ये दोनों क्या होते हैं, आपके स्टेबल होते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हाफ फील्ड होंगे या फुली फील्ड होंगे ऑर्बिटल्स में, वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होंगी, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब जो बात करने जा रहे हैं वो वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड, कि मीन्स क्या क्या वेरिएशन आ रही हैं जब हम डाउन द ग्रुप स्टडी करते हैं या अक्रॉस द पीरियड। तो सबसे पहले हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। तो ये हमने अपना ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स लिए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, पहले अगर हमें लिथियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना था तो 520 किलो जूल एनर्जी लगी, सोडियम से निकालना था 495, पोटाशियम 418, रुबिडियम 403 किलो जूल, सीजियम 374। तो हमने एक चीज देखा कि जैसे हम डाउन द ग्रुप गए, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई। पहले 520, उससे कम हुई, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो कह रहा है कि ये आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है। लेकिन ये डिक्रीज क्यों होती है, तो हमने पीछे फैक्टर्स पढ़े थे, उन फैक्टर्स में आपकी एक चीज आ रही थी, एटॉमिक रेडियस। तो भाई याद रखो कि जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, हमें क्या कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तभी ये डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसी तरह से सेकंड, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो भाई ऐसा अगर कोई पूछे कि डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज क्यों कर रही है, तो भाई इन दो फैक्टर्स के कारण। पहला, आपका एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उसी तरह से सेकंड चीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे आपका शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, हमें कम एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो भाई अब देखो यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड। तो हमने पीरियड फर्स्ट की बात की है, सॉरी सेकंड पीरियड की। लिथियम से स्टार्ट होता है जो नियॉन पे जाकर खत्म हो जाता है। तो लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 520 किलो जूल पर मोल। तो अक्रॉस द पीरियड हमने बात की थी कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेकिन ये देखो यहां से यहां पे क्या हुआ, आपका इंक्रीज हुआ, लेकिन नेक्स्ट देखो फिर क्या हो गया, यहां पे डिक्रीज हो गया। अब कहता है कि पहले इंक्रीज हुआ, आगे भी इंक्रीज होना चाहिए था, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। वो डिक्रीज क्यों होता है,
तो आपने एक चीज याद रखनी है, बोरान की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है। तो बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। हाँ, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p1। तो कहता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये क्या है आपकी लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके नियर वाली बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या होती है, स्टेबल होती है एज कंपेयर टू बोरान। सो बोरान क्या करता है, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको इजिली से लॉस कर देगा। मींस हमें कम एनर्जी लगेगी बोरान से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्यों? बिकॉज बोरान चाहेगा कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। दैट्स वाई ये अपना इलेक्ट्रॉन इजिली से लॉस कर देता है। होना चाहिए था कि यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए थी, बट कॉन्फ़िगरेशन के कारण एनर्जी क्या हो जाती है यहाँ पे डिक्रीज। देन फर्दर आपकी एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है, फिर से इंक्रीज आ रहा है, लेकिन देन अगेन आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जब ऑक्सीजन शिफ्ट करेंगे तो इसमें भी आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पे इंक्रीज के बजाय डिक्रीज हो जाती है। देन फर्दर आपकी वापस से क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये यहाँ पे ये डिक्रीज क्यों आया, बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इजिली से लॉस कर देगा ताकि वो क्या करे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस मैंने बताई कौन सी होती है, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस को हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। सो आज के टॉपिक आपका इतना ही था, आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे।